बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की और साथ ही में हम देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस और इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं और फाइनली हम ये प्रूव करेंगे कि पी रेज़्ड टू पावर गैमा कांस्टेंट कैसे होता है। स्टूडेंट्स, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जब कभी आप डेल्टा क्यू हीट किसी भी सिस्टम में ऐड करते हैं तो ये हीट एक तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज कर देती है, सेकेंडली इस हीट का एक हिस्सा सिस्टम यूटिलाइज कर देता है ताकि वो सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर सके। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक सिलेंडर एज्यूम कर लेते हैं जिसके ऊपर एक साइड पर हमने पिस्टन को इंस्टॉल कर रखा है। शुरू में हमने पिस्टन के ऊपर जो लोड कांस्टेंट रखा है जिसकी वजह से एक कांस्टेंट प्रेशर डेवलप हो रहा है सिस्टम के अंदर। अब हम एक बर्नर की मदद से हीट सिस्टम में एंटर करवाते हैं तो ये हीट एक तो सिस्टम में जो मौजूद पार्टिकल्स हैं इनकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी और सेकेंडली पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलेगी। डेल्टा डब्ल्यू वो वर्क है जो सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर कर रहा है। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, याद रहे कि ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ऐसे प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। और वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इन तीन पैरामीटर्स को हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा सिस्टम इनिशियल स्टेट में V1, P1 और टेम्परेचर T पोजेस कर रहा है और जैसे ही सिस्टम ने कुछ वर्क किया है उसकी स्टेट वेरिएबल्स चेंज होकर V2, P2 और T हो गए हैं। यहाँ पर याद रहे कि मैंने T के साथ T1 और T2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब जो वर्क सिस्टम ने किया है इस वर्क को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम V1 टू V2 P इंटू dV। यहाँ पर याद रहे कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो है PV इज इक्वल टू nRT। P जो है वो इक्वल हो जाएगा nRT बाई V। यहाँ पर याद रहे कि टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। अब ये वैल्यू हमने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देनी है और इस तरह से मिलने वाली इक्वेशन में nRT ये कांस्टेंट है, इस वजह से इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल के अंदर हमारे पास वॉल्यूम के पैरामीटर्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन है और उसका डिफरेंशियल न्यूमरेटर में मौजूद है। इस वजह से हम इस इंटीग्रल को एवेल्युएट करके ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा nRT ln of v और जबकि लिमिट V2 टू V1 होगी। लिमिट अप्लाई करने से हमें फाइनल रिलेशन nRT ln of V2 माइनस ln of V1 मिल जाएगा। यहाँ पर हम लॉगरिथम का रूल इस्तेमाल करते हुए इस नेगेटिव साइन को डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये फाइनली हमारे पास nRT ln of V2 बाई V1 हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन को प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में प्लॉट करने जा रहे हैं। हमने प्रेशर को y एक्सिस में जबकि वॉल्यूम को x एक्सिस में प्लॉट कर रखा है। इस तरह से हमें एक कर्व मिलेगी। क्योंकि हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, इस वजह से यहाँ पर बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा और इस अंदाज से बनने वाली कर्व को हम आइसोथर्म कहेंगे। आइसोथर्म में जो एरिया हमें अंडर द ग्राफ मिलता है वो हमें ये बताता है कि टोटल कितना वर्क हुआ है सिस्टम पर और हम बड़ा क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है वो -P/V होगी। अब हम यहाँ पर जल्दी से रिकॉल करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W था। तो चूंकि हमारे पास टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा इस वजह से हम डेल्टा U को यहाँ पर 0 कर लेंगे। तो इसका मतलब ये होगा जितनी भी एनर्जी हमने सिस्टम को डेल्टा Q दी है वो सारी की सारी यूजफुल वर्क करने के लिए यूटिलाइज होगी। इस बात को फिजिकली अंडरस्टैंड करने के लिए हम देख सकते हैं कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है इसमें टेम्परेचर चेंज किए बगैर आपकी सिस्टम में हीट एंटर हो रही होती है और ये हीट मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज हो जाती है किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की तरफ। तो एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें हीट ना तो सिस्टम में एंटर हो सकती है और ना ही सिस्टम से लीव कर सकती है। अब एक बार फिर से हम एक सिस्टम एज्यूम करेंगे जिसमें थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स V1, P1 और T1 हैं और जैसे ही सिस्टम एक्सपेंड करेगा
तो इसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स मॉडिफाई होकर V2, P2 और T2 हो गए हैं। तो ये होगी फाइनल स्टेट। अगेन हम वर्क को इंटीग्रल फॉर्म में लिख लेंगे। W इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ P dV फ्रॉम V1 टू V2। यहाँ पर याद रहे कि आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT लिखेंगे तो हर वेरिएबल फर्दर दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा होगा। तो इस तरह हम जब डिफरेंशियल लेंगे तो P dV प्लस V dP इक्वल्स हो जाएगा nRDT के, क्योंकि R यहाँ पर कांस्टेंट है। और इस इक्वेशन को हम लेबल कर देंगे इक्वेशन 1 से। यहाँ पर याद रहे कि PV इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉयल्स लॉ होल्ड नहीं करेगा, प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है बल्कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इस वजह से PV रेज टू पावर गैमा इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। यहाँ पर गैमा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज की रेशो है, जिसको हम लेटर ऑन सॉल्व भी करेंगे। अब जब हम इस इक्वेशन का डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास P गैमा V रेज टू पावर गैमा -1 dV प्लस V रेज टू पावर गैमा dP इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। इस तरह जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को दोनों साइड्स पर हम V रेज टू पावर गैमा -1 से जब डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास गैमा P dV प्लस V dP इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास V dP इक्वल होगा माइनस गैमा P dV के। अब इस वैल्यू को हमने अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास बन जाएगा P dV माइनस गैमा P dV इक्वल्स टू nRDT। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं V dP की जगह हमने माइनस गैमा P dV लिख दिया है। अब फर्स्ट टू टर्म्स से हम P dV को कॉमन ले लेंगे और P dV की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारे पास nRDT बाय 1 माइनस गैमा आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हमने वर्क इंटीग्रल में बैक सब्स्टिट्यूट कर देना है। ऐसा करने से इस बात का ध्यान लाजमी रखना है कि हमारी लिमिट अब V1 से V2 नहीं बल्कि T1 से T2 हो जाएगी, क्योंकि हमारा वेरिएबल अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है प्रेशर वॉल्यूम से टेम्परेचर पर। इसके बाद हम देख सकते हैं कि nR/1 माइनस गैमा, ये सब चीज़ें कांस्टेंट हैं। इंटीग्रल के अंदर हमें dt मिलेगा और dt का इंटीग्रल हमें t मिल जाएगा और t पर हमने लिमिट T2 टू T1 जो है इसको अप्लाई कर देना है। और फाइनली हमें वर्क nR/1 माइनस गैमा T2 माइनस T1 मिल जाएगा। व्यूअर्स, अब हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में इस इक्वेशन को प्लॉट करने जा रहे हैं और इस तरह से मिलने वाली जो कर्व होगी, इस कर्व को हम एडियाबैट कहेंगे। यहाँ पर याद रहे कि ये जो एडियाबैट है ये बिल्कुल आइसोथर्म से मिलती जुलती कर्व है, लेकिन इसकी स्टीपनेस या स्लोप आइसोथर्म की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यही वजह है कि इसकी स्लोप माइनस गैमा P/V होती है, जो कि ज़्यादा स्टीपर है, जबकि एरिया अंडर द ग्राफ हमें टोटल वर्क देता है, जो कि कंपैरेटिवली लेस वर्क है। अब चूंकि हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, और एडियाबैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन के मुताबिक डेल्टा Q 0 हो जाएगा, क्योंकि ना ही सिस्टम में हीट एंटर हो रही है और ना ही सिस्टम को लीव कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी वर्क सिस्टम कर रहा है वो इन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो रहा है। और इस बात की जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस इन साउंड वेव्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रहे कि जो लैप्लास ने स्पीड ऑफ साउंड मेजर करते वक्त करेक्शन की थी वो यही की थी कि बॉयल्स लॉ होल्ड नहीं करेगा बल्कि एडियाबैटिक प्रोसेस होल्ड करेगा। सिमिलरली जब टायर्स बर्स्ट कर जाते हैं या फिर बैलून बर्स्ट कर जाता है तो तब भी सडन एक्सपेंशन होती है। अब हम स्टूडेंट्स ये फाइंड करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो स्टैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस है इसमें PV रेज टू पावर गैमा कांस्टेंट कैसे होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो dQ/ndt होती है। यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करेंगे, क्योंकि dQ हमारे पास वो हीट है जो सिस्टम में एंटर हो रही है। इस वजह से हम dQ को du प्लस PdV भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन में अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लें तो हमारे पास PdV वाली टर्म 0 हो जाएगी। इस वजह से हमारे पास CV, यहाँ पर CV का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू हो जाएगी du/ndt।
और यूं हमें डी यू की वैल्यू एन सी वी डी टी मिल जाएगी। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब हम डी यू की जगह एन सी वी डी टी लिख देंगे और इस तरह हम एक इक्वेशन बना लेंगे और इस इक्वेशन को हम लेबल कर देंगे इक्वेशन 1। और चूंकि हमें पता है कि सी पी माइनस सी वी आर के इक्वल होता है, इस वजह से हम सी वी की जगह सी पी माइनस आर भी लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस तरह में डी क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डी टी माइनस एन आर डी टी प्लस पी डी वी, इसको हम लेबल कर देते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ पर हम आइडियल गैस इक्वेशन को लिखेंगे और डिफरेंशियल ले लेंगे दोनों साइड्स का। यूं हमें पी डी वी की वैल्यू एन आर डी टी माइनस वी डी पी मिल जाएगी। अब इस वैल्यू को हम दोबारा से इक्वेशन 2 में बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यूं डी क्यू हमारे पास इक्वल हो जाएगा एन सी पी डी टी माइनस एन आर डी टी प्लस एन आर डी टी माइनस वी डी पी। माइनस एन आर डी टी और प्लस एन आर डी टी कैंसिल हो जाएगा और डी क्यू की वैल्यू एन सी पी डी टी माइनस वी डी पी बच जाएगी। और चूंकि प्रोसेस एडियाबैटिक है, इस वजह से हमें डी क्यू की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। इस तरह से 0 इक्वल टू एन सी पी डी टी माइनस वी डी पी मिल जाएगा और फाइनली वी डी पी की वैल्यू एन सी पी डी टी के इक्वल आ जाएगी। इसको हम लेबल कर देंगे इक्वेशन 3 से। अब दोबारा से हम इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे और डी क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी में डी क्यू की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे और यूं हमें माइनस पी डी वी की वैल्यू एन सी वी डी टी मिल जाएगी और इसको हम इक्वेशन 4 लेबल कर देंगे। अब जो हमें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मिली है, इन दो इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देंगे। इस डिवीजन से एन एन से कैंसिल हो जाएगा और डी टी से कैंसिल हो जाएगा और हमें पता है कि सी पी टू सी वी रेशो, इस रेशो को हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें गैमा पी डी वी इक्वल्स टू माइनस वी डी पी मिल जाएगा। अब हम वॉल्यूम वाली टर्म्स को एक साइड पर ले आएंगे और प्रेशर वाली टर्म्स को दूसरी साइड पर ले जाकर दोनों साइड्स का इंटीग्रल ले लेंगे। लेफ्ट साइड पर हमारे पास गैमा कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और हमारे पास फंक्शन डिनोमिनेटर में और उसका डिफरेंशियल न्यूमरेटर में, इस वजह से हमारे पास गैमा एल एन एफ वी इक्वल्स टू माइनस एल एन एफ पी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। लेफ्ट साइड पर लॉग का पावर रूल यूज करके हम लॉग के कोफिशिएंट से गैमा को v की पावर में शिफ्ट कर देंगे और माइनस एल एन एफ पी को दूसरी साइड पर शिफ्ट करके प्लस एल एन एफ पी कर देंगे। लेफ्ट साइड पर लॉग का प्रोडक्ट रूल यूज करके हम लिख सकते हैं एल एन एफ पी वी रेज टू पावर गैमा इक्वल्स टू कांस्टेंट और फाइनली हम दोनों साइड पर एक्सपोनेंशियल ले लेंगे और हमारे पास इस तरह से पी वी रेज टू पावर गैमा इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा। Thank you viewers for watching us.